साइंस पढ़ने में मजा आता था, जबकि सोशल साइंस पढ़ने में मेरे को ऐसा लगता था कि मैं क्यों ही पढ़ रही हूँ। हालांकि सोशल साइंस से भी मैंने अपना काफी गैप जो है कम करा है, बट स्टिल साइंस के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं कम हुआ। मतलब आपको साइंस में शुरू से इंटरेस्ट रहा है। क्लास 6 से मतलब कैसे बच्चे बना लेते हैं अपना एम कि क्लास 6 से आपने अपना एम बना लिया कि नहीं मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई बच्चा क्लास 6 से अगर ये डिसाइड कर रहा है। तो टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत बच्चे कहते हैं कि यार साइंस ले ली, लेकिन अब हमसे साइंस हो नहीं रही। पहले यूटी में फेल हो गई, थोड़ा सा मुझे लगा कि अब तो करना पड़ेगा। बल्कि मिड में जो है मैंने फिजिक्स करनी ही छोड़ दी। अच्छा, इतना मतलब ये चीजें होने लगी थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है, आपको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लास्ट में आते आते मेरे ट्यूशन वाले सर से भी विश्वास उठ गया था, फिजिक्स वाले। मतलब वो मुझे ऐसा लगता था मेरे डाउट ही नहीं लेते सीरियसली, और इतना पैशनेट वो है नहीं अपने सब्जेक्ट। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब जैसे ऐसे कि आज आपका फिजिक्स का है, उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट का पेपर है, उस ड्यूरेशन में भी सिर्फ आपने पीवाईक्यू लगाए या सैंपल पेपर्स भी आपने करे या क्या क्या आपने किया? जो बीच वाली छुट्टियां थी उसमें मैंने सैंपल पेपर्स करे, और वो भी मैंने ट्राई करा कि दिन के मैं 3 लगा लूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जितने मैं लगा सकूं उतना ज्यादा बेनिफिट आपको रहे। मतलब वो लिटरली ये कहते थे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल ही तो हो जाएगी। हाँ, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। सही बात है। तो उन्होंने बस ये कहा कि करना मत छोड़ो, करते रहो। तो बस मैं करती रही और फाइनली स्टेज पर आ गई थी कि फिजिक्स से मुझे एटलीस्ट इतनी नफरत तो नहीं थी। स्टार्टिंग में स्कूल के फेस में ज्वाइन करने में, नए नए दोस्त बनाने में पुराने दोस्त छूट जाते हैं। आज के डेट में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये हो जाती हैं बच्चों के साथ। जो काफी बच्चे ऐसे भी अपने दोस्तों के साथ काफी रहते हैं, उनके साथ काफी घुल मिल के रहते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? काफी बच्चे जो हैं सेम ही स्कूल में थे, बट क्लासेस डिफरेंट हो गई थी। फिर हमारी क्लास में भी जो पहले से बड़ी ब्रांच में थे बच्चे, उनका अलग से ग्रुप था, उनके साथ मिक्स होना वाज डिफिकल्ट। वो दोनों तो मैनेज करना हर बच्चे के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ये मुझे भी लगता है। तो किसी ना किसी एक के साथ तो उसे करना चाहिए, या तो उसको स्कूल में यूटीए के मार्क्स को देखना पड़ेगा, खासकर क्लास 12 में। क्लास स्कूल में काफी टाइम ये भी था कि मैं स्टूडेंट काउंसिल में थी, मेरे जोनल्स होते थे, तो कई बार क्लास छूट जाती थी। तो वो भी थोड़ा सा गैप रहा मेरा फिजिक्स के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं फोना यादव से, कैसे उन्होंने अपनी क्लास 12th की जर्नी में कितना स्कोर किया, कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया करी, क्या उनके पीछे मोटिवेशन रहा, सब कुछ आज जानने वाले हैं बच्चे। तो इनसे बात करते हैं हम। हेलो बच्चे। हेलो सर। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम फोना यादव है, मैंने 12th भारत नेशनल पब्लिक स्कूल करी है, और मेरे पास पीसीएम प्लस सीएस सब। ओके। अच्छा, क्लास 12th में कितने आपके मार्क्स रहे? ओवरऑल परसेंटेज में 94 थी। ओवरऑल परसेंटेज आपकी 94 थी। अच्छा, मैथ्स में कितने रहे आपके? मैथ्स में 90%। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में? फिजिक्स में 92 थे और केमिस्ट्री में 93। जी, मतलब काफी अच्छा स्कोर रहा इनका। और ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इनके 90 प्लस रहे। तो सीएस में मेरे आसपास इसी इतना ही स्कोर रहा होगा। सीएस में 98। सीएस में 98 यार, बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब सीएस आपका शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट आपका रहा है, अगर सीएस में आपने इतना रहा है तो? क्लास 12th से पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं, क्लास 10 से हम जानते हैं, क्या क्लास 10th में भी आपके इतने ही मार्क्स रहे थे? हाँ सर, क्लास 10th में भी ऐसे ही थे। क्लास 10th में 95 6 आपकी टोटल ओवरऑल परसेंटेज थी। अच्छा, उसके बाद क्लास 10th के पास क्लास 10th का रिजल्ट आया, उसके बाद आपने क्लास 10th के रिजल्ट के बाद आपने डिसाइड किया कि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, या उससे पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था? सर साइंस स्ट्रीम के बारे में तो मैं 6 क्लास से श्योर थी, तो मुझे साइंस 6 से ही पसंद है। बट डाउट ये था कि मैं क्या लूँ, बायो लूँ या मैथ्स लूँ। बट फिर मुझे सीएस लेने का मन था एंड मैथ्स छोड़ने का मन नहीं था, तो बायो के साथ सीएस नहीं मिलती, और अगर मैं पीसीएम भी करती तो भी जो है सीएस नहीं मिलती। तो मैंने फिर फाइनली फिर पीसीएम आपने पीसीएम स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम आपने ले ली। अच्छा, वहां पर आपको किसने बताया गया था कि नहीं साइंस स्ट्रीम अच्छी होती है, या आपको अपने ही मन से लेना था, या आपको जैसे आप बता रहे हैं कि सीएस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट था, तो कैसे आपने क्लास 6 से डिसाइड कर लिया? ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई बच्चा क्लास 6 से अगर ये डिसाइड कर रहा है तो। क्लास 6 में जब मैं आई तो नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, साइंस सोशल साइंस अलग सेपरेट हो गए थे। तो साइंस पढ़ने में मजा आता था, जबकि सोशल साइंस पढ़ने में मेरे को ऐसा लगता था कि मैं क्यों ही पढ़ रही हूँ। हालांकि सोशल साइंस से भी मैंने अपना काफी गैप जो है कम करा है,
बट स्टिल साइंस के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं कम हुआ। नहीं हुआ, मतलब आपको साइंस में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं साइंस स्ट्रीम मुझे आगे लेनी है। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्लास 10th के बाद जब आप क्लास 11th में आए, तो आप सेम स्कूल में थे या आपका स्कूल चेंज हुआ था? स्कूल चेंज हो गया था, मतलब बेसिकली हम छोटी ब्रांच से बड़ी ब्रांच में आ गए थे। अच्छा अच्छा, उसी स्कूल की बड़ी ब्रांच में आप आ हाँ गए जी। थे। तो वहां पर जैसे बच्चों का होता है कि क्लास 11th में आप चले गए, अब आपने बड़ी ब्रांच में चले गए, तो वहां नए नए बच्चे मिलते हैं, तो उनके साथ आपका कैसा कोऑर्डिनेशन रहा? क्योंकि खासकर बच्चों ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा अपना स्कूल चेंज करता है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में स्कूल के फेस में ज्वाइन करने में, नए नए दोस्त बनाने में, पुराने दोस्त छूट जाते हैं। आज के डेट में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये हो जाती हैं बच्चों के साथ, जो काफी बच्चे ऐसे भी अपने दोस्तों के साथ काफी रहते हैं, उनके साथ काफी घुल मिल के रहते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? मेरे साथ ऐसा हुआ था। मतलब मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जो हैं अलग अलग स्ट्रीम ली उन्होंने, तो डिफरेंट क्लासेस में हो गए थे। ऑल्दो काफी बच्चे जो हैं सेम ही स्कूल में थे, बट क्लासेस डिफरेंट हो गई थी। फिर हमारी क्लास में भी जो पहले से बड़ी ब्रांच में थे बच्चे, उनका अलग से ग्रुप था, उनके साथ मिक्स होना वाज डिफिकल्ट, जिससे थोड़ा काफी स्ट्रेस भी हुआ मुझे। तो फिर आपने वो कैसे मैनेज किया? मतलब नए बच्चों के साथ घुलना मिलना काफी टाइम इसमें लगता है, तो आपने कैसे किया? मतलब अपने उसमें टीचर्स की आपने हेल्प ली, अपने कुछ पुराने कलीग्स की आपने हेल्प ली, अपने पेरेंट्स की आपने उनसे बात कैसे किया आपने? मैंने अपने पेरेंट्स की, हम्म उन्होंने मतलब काफी गाइड करा कि हम्म इतना नहीं सोचना, कर लो लोगों से बात। हम्म तो काफी टाइम बाद, मतलब समर हॉलीडेज के बाद मैं कहूँगी, के बाद मैं थोड़ा जो है घुलना मिलना मैंने शुरू करा। आई वॉज बैक एट नॉर्मल स्टेट। उससे पहले तो मैं काफी स्ट्रेस चल रही थी। अच्छा अच्छा, आपका शुरू से ही जैसे 10th तक वही सेम ही स्कूल रहा था? सो मतलब जैसे प्री नर्सरी या फर्स्ट से वही सेम स्कूल रहा था, या बीच में भी कभी आपने स्कूल चेंज किया? मेरा फर्स्ट क्लास से वो स्कूल वो था। स्कूल रहा था, अच्छा। तो इसलिए आपका मतलब एक बॉन्ड जो पुराने दोस्तों के साथ, जो पुराने फ्रेंड्स के साथ जो बन जाता है वो रहा। अच्छा, शुरू से ही आपका ऐसा नेचर रहा कि या उसी टाइम पे जाके सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि यार मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ, एकदम अलग सा एनवायरनमेंट मिल रहा है उस टाइम पे? नहीं सर, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, हाँ, थोड़ा लेट ओपन होती। ओपन होते हो, ठीक है बेटा। ऐसे जो ना बहुत बच्चे होते भी हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है थोड़े दोस्तों के साथ बात करने में। तो कभी भी ऐसा अगर कभी भी फेस कर रहे हो, तो आपको अपने फ्रेंड्स से या जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनसे बात करें, वो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी से नए बंदे से इंट्रोड्यूस कराने में, नए दोस्त बनाने में वो हेल्प कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं, अपने टीचर से भी अपने बात कर सकते हैं। चलो, ये तो हमने इनको जान लिया कि भाई कैसे इनके रहा जब इनका स्कूल चेंज हुआ, कैसे इन्होंने स्ट्रीम ली। अच्छा, अब बात करते हैं जब आपने साइंस स्ट्रीम आपने ले ली, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत बच्चे कहते हैं कि यार साइंस ले ली, लेकिन अब हमसे साइंस हो नहीं रही। तो आपके साथ कैसा हुआ कि क्लास 11th में कैसा रहा आपका साइंस का? कैसे क्लास आपने सब्जेक्ट को मैनेज किया अपने को, या नहीं हुआ, या थोड़ा सा डर लगा, कैसे हुआ? क्लास 11th में बहुत डीमोटिवेशन हुई। हम्म मतलब तो उस टाइम पे मैं फिजिक्स से बहुत, जैसे होता है ना कि करना ही नहीं क्या? चाहती थी। बट मेरे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट करा है उस टाइम पर कि करो, ऐसे डरते नहीं डरते नहीं है। हैं, हो जाएगा। जितनी बच्चे करते हैं या वो समझना नहीं चाहते हैं, वो इस वजह से हो जाती है। डर तो थोड़ा बहुत था तब हाँ, भी, बट थोड़ा बेटर हो गई थी। चलो अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने करा, स्टार्टिंग में आपने करा, स्टार्टिंग में आपके ये प्रॉब्लम आपके फेस हुई, फिर धीरे धीरे आपने लास्ट तक आपने कर लिया, फिर आपने क्लास 11th में स्कोर पे ज्यादा फोकस किया या सिर्फ अपने बेस को अच्छा करने में ज्यादा फोकस किया? 11th में मेरा बेस जो है थोड़ा वीक ही रहा है। हाँ, हालांकि मैंने फोकस स्कोर पर ही स्कोर पे करा। कितना स्कोर आपका रहा क्लास 11th में? 80 से। 86%। वो अच्छे होते हैं, 80 क्लास 11th में 86 भी बुरे नहीं होते, ठीक है। बट जैसे ही अब आप क्लास 11th के बाद क्लास 12th में आए, और आप ये जानते थे कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट का बेस वीक है, तो फिर क्लास 12th में स्टार्टिंग में कैसे आपने किया? मतलब कैसे कैसे, मतलब आपने अपनी कोचिंग क्लासेस भी आपने क्या चेंज करी, या वही कोचिंग आपने रखी, या अपने सब्जेक्ट को और ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया? कैसे फिर आपने क्लास 12th में अपने आप को चीजें करी? स्टार्टिंग से ही आपने वो सब चीजें करी या वो बाद में हुई? मैंने 12th में आने के बाद अपने 2 ट्यूशन चेंज करे, हम्म मैथ्स और फिजिक्स। हम्म मैथ्स पहले मेरा होम ट्यूशन था, तो मुझे बस ये लगता था कि मैं ज़्यादा लेथार्जिक हो जा रही हूँ, कि घर पर ही आते हैं टीचर। तो मैंने मैथ्स का चेंज करा। हम्म फिर फिजिक्स का क्या था, फिजिक्स का ट्यूशन एक तो बहुत लेट था, फिर कोई टाइमिंग नहीं थी, उस हिसाब से टेस्ट नहीं होते थे, तो मुझे लगा कि
ट्वेल्थ में अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत और हो दिक्कत जाएगी। हो जाएगी। तो मैंने 2 ट्यूशन चेंज करे। हम्म। फिर ट्वेल्थ के स्टार्टिंग में मेरी एज सच कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही। और क्या कहते हैं, कि जैसे बच्चा क्लास 12th में आता है और बड़ा स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है उसको, तो भाई शुरू से ही आपने मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, या नहीं पहले चलने दिया आपने, बेसिक को, पीछे वाले बेसिक को भी अच्छा रखा, या पीछे वाले बेसिक को कोई ध्यान नहीं दिया, बस सिर्फ 12th क्लास पे ज्यादा फोकस किया? पीछे वाले बेसिक को मैंने ट्वेल्थ में इतना ध्यान नहीं दिया, हम्म। क्योंकि उसमें बेसिकली फिजिक्स का ही ज़्यादा वीक था हम्म। मेरा। और फिजिक्स में अब जो है दूसरे चैप्टर्स आ गए थे हम्म। जो पहले वाले से इतना रिलेटेड रे- नहीं थे। हम्म। तो मैंने पीछे वाला उस टाइम पर छोड़ दिया। छोड़ दिया। मैंने कहा प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। समझ गए। अच्छा, जैसे बच्चों के यूटी चलते हैं स्टार्टिंग में, आपके भी यूटी हुए होंगे उस टाइम पे, आपके कोचिंग में जहाँ पे आप पढ़ रहे थे, वहाँ पे वो सब उतना सिलेबस हो गया था या नहीं? तो फिर यूटी में भी आपका स्कोर नॉर्मल स्कोर रहा यूटी का, या आपने मेन फोकस स्टार्टिंग से, मतलब जो चैप्टर चल रहे हैं मेरे कोचिंग में बस उन्हीं पे ज्यादा फोकस कर दिया? ऐसा होता है कि बच्चे जो ना बड़े स्ट्रगल करते हैं, बीच बीच में यूटी उनके चलते रहते हैं, और फिर यूटी में अलग चैप्टर आ रहे होते हैं, क्लास में अलग चैप्टर हो जाते हैं, तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपने उतना ध्यान नहीं दिया, या इतना बस आप जितना आता था उतना आप करते गए? मेरा यूटी वन सबसे बुरा गया था। हम्म। उसमें मैथ्स तो फिर भी कर ली थी मैंने, क्योंकि मैथ्स में सेम चैप्टर चले, सब हुआ। स्कूल में भी सेम, ट्यूशन में भी सेम, तो मैथ्स अच्छा गया था मेरा। बट केमिस्ट्री में स्कूल ने ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर दिया और और ट्यूशन में इनमें फिर फिजिकल एक चल रही थी। और जनरली स्पीकिंग स्कूल में मेरे को समझ ही नहीं आती थी केमिस्ट्री। हम्म। तो केमिस्ट्री मेरा काफ़ी नीचे गया उस टाइम पर। और मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में मैं फर्स्ट टाइम फेल थी। फर्स्ट यूटी में भी मतलब? मतलब अभी तक की स्कूल लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम फेल ट्वेल्थ में ही हुई। हम्म। तो हालांकि उसमें मेरा नेग्लेक्शन था। हम्म। मैंने फिजिक्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा था हम्म। बस। उसके बाद मतलब फिर आपको ऐसा थोड़ा डिमोटिवेट तो ऐसा हुए कि भाई फिर कैसे अपने आप को चेंज किया, या नहीं यार मुझे करना है, ऐसा बार बार नहीं चलेगा, कैसे हुआ ये सब, या बस मैं फिर करता चली गई और हो गया? फिजिक्स को लेकर तो मैं 11th से ही थोड़ा डिमोटिवेटेड थी। फिर हम्म। ट्वेल्थ में आने के बाद जो है पहले यूटी में फेल हो गई। हम्म। थोड़ा सा मुझे लगा कि अब तो करना पड़ेगा। हम्म। बट फिजिक्स को लेकर जो है बीच में, मतलब मिड मिड में, साल के मिड में जो है मैंने फिजिक्स करनी ही छोड़ दी थी। अच्छा, इतना मतलब ये चीजें होने लग गई थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है, आपको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं कैसे स्टार्ट करूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब एक तो स्कूल में अलग चल रहा है, ट्यूशन में अलग चल रहा है, मैं खुद कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को इतना हो गया, मैंने फिजिक्स करनी छोड़ दी थी, जिसका मुझे रिग्रेट है। हम्म। अच्छा, अगर आप स्टार्टिंग से आपको मतलब अगर बच्चे को चल रहा है तो हाँ। किसी भी एक चीज के साथ रहना चाहिए, जैसा आप मानते हैं कि किसी, या तो वो कोचिंग के साथ ही रहे या फिर वो अपने स्कूल के साथ ही रहे, किसी एक चीज के साथ तो वो करता रहे। वो दोनों तो मैनेज करना हर बच्चे के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ये मुझे भी लगता है। तो किसी ना किसी एक के साथ तो उसे करना चाहिए, या तो उसको स्कूल में यूटी के मार्क्स को देखना पड़ेगा, खासकर क्लास 12th में। क्लास 11th में तो देखो आपको यूटी के मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्लास 12th में अगर आपके यूटी के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको किसी एक के साथ जरूर जाना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। या तो आप अपने कोचिंग के साथ ही रहें जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप अपने स्कूल के साथ ही रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको सिलेबस पूरा करना ही पड़ेगा ना। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, ना आप कोचिंग के साथ ही चलेंगे ना आप स्कूल के साथ ही चलेंगे, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और आप उस सब्जेक्ट में इतनी आपकी बैकलॉग आ जाएगी कि आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। ये बहुत जरूरी बात है, बच्चों को ये जरूर समझना भी चाहिए कि खासकर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो फिर आपने हाफ उसके बाद मिड टर्म के बाद स्टार्ट किया, फिर जब आपने बीच में छोड़ दिया उसको, फिर कैसे स्टार्ट किया आपने? मिड टर्म के बाद जो है मैंने फिजिक्स के क्लासेस को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू करा। फिर मैं स्कूल में भी ध्यान से पढ़ रही थी। अच्छा, स्कूल में काफ़ी टाइम ये भी था कि मैं स्टूडेंट काउंसिल में थी, मेरे जोनल्स होते थे, तो कई बार क्लास छूट छूट जाती जाती थी। है। तो वो भी थोड़ा सा गैप रहा गैप। मेरा फिजिक्स के साथ। केमिस्ट्री और मैथ्स तो मैं कोप अप कर लेती थी। हम्म। फिर उसके बाद जो है लास्ट में आते आते मेरा मेरे ट्यूशन वाले सर से भी विश्वास उठ गया था, फिजिक्स वाले। मतलब वो, मुझे ऐसा लगता था मेरे डाउट ही नहीं लेते सीरियसली। और इतना पैशनेट वो है नहीं अपने आपने सब्जेक्ट को सब लेकर। तो फिर मैंने पीडब्ल्यू की क्लासेस क्लासेस आपने। देनी शुरू करी हम्म। ऑनलाइन यूट्यूब से ही। हम्म। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे कवर करने में। हम्म। फिर अच्छा, एक
जिस जगह मैं लैग करी हूँ वो है एनसीईआरटी। हम्म। मैंने एनसीईआरटी शुरू से पढ़नी शुरू ही नहीं करी। अच्छा, मतलब एनसी आपको लगता है कि बच्चों को फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, सर जरूरी है? सारे सब्जेक्ट में पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी। मैंने जब मतलब अ, जब पीडब्ल्यू की क्लासेस ली और ये सब, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी उठाई। हम्म। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये एनसीईआरटी पहले क्यों नहीं पढ़ी। अच्छा। मुझे पढ़नी चाहिए थी, मतलब काफी सारी चीजें जो थी मेरी एनसीईआरटी से ही क्लियर हो क्लियर गई हो। थी। अच्छा, जो फिर जो बच्चे जो फिजिक्स में बुक लगाते हैं, जैसे डीसी पांडे लगाते हैं और एससी वर्मा लगाते हैं, तो फिर इनसे मतलब ये सब बुक्स इतनी हेल्पफुल नहीं है, एनसीईआरटी आपको ज्यादा हेल्पफुल लगी? सर मैंने शुरू में एसएल अरोरा करी थी हम्म। 11th में, और 12th में भी ली मैंने। हम्म। बट मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला वो एसएल अरोरा उठाने, कि मेरा बेस ही क्लियर नहीं था। तो पहले एनसीईआरटी से बेस क्लियर करना इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने एंड में जाकर उठाई। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं शुरू में उठाती तो मैं ज्यादा बेटर कर बेटर कर पाती। पाती। क्या एनसीईआरटी हर बच्चे को उठानी चाहिए, हर बच्चे को एनसीईआरटी पढ़नी भी चाहिए साथ के साथ? सर एनसीईआरटी तो मस्ट है। मस्ट है, मतलब फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बच्चे को जरूर करनी चाहिए। खासकर कुछ टीचर भी बोलते हैं कि उसके काफी जो एग्जांपल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें से काफी आता भी है। चलो ठीक है, अच्छा रहा। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपके बोर्ड एग्जाम आ गए, फिर बच्चों के प्री बोर्ड आ जाते हैं, फिर आपके बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं और बोर्ड के प्रैक्टिकल्स भी हो जाते हैं, उन सब चीजों में कैसे मैनेज किया? उस टाइम पे तो बच्चा बड़ा बर्डन में, वो 1.5 मंथ बहुत बच्चों का बर्डन वाला रहता है, उसमें आपने कैसे मैनेज किया? उसमें जो है केमिस्ट्री और मैथ्स का ट्यूशन तो मैंने लगे रहने दिया, हम्म। कि उसमें प्रैक्टिस भी हो रही थी, सब सही चल रहा था। फिजिक्स का मैंने छोड़ दिया। अच्छा। देन आई वाज लाइक मैं खुद कवर करूंगी। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उस टाइम नहीं छोड़ती ना तो मैं कर ही नहीं पाती। मतलब उस टाइम पे मैंने जो फिजिक्स पढ़ी है वो मैंने पूरे साल नहीं साल पढ़ी। नहीं, हाँ ये हो जाता है कभी कभी। और लगता भी है बच्चों को कि भाई मैं खुद अपने से करने की एक बार ट्राई करता हूँ जब मेरा नहीं हो रहा कहीं भी। अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद जब अपनी प्रैक्टिकल्स फाइल्स आपने पहले ही पूरी कर ली थी या हाँ, आपने उस टाइम पे पूरी करी? प्रैक्टिकल फाइल्स मेरी पहले ही डन थी। हाँ, और ये बच्चे होना भी चाहिए, आपके जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो फाइल्स जो भी हैं वो आपकी पहले से पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उस मंथ में बहुत ज्यादा बर्डन आता है बच्चों पे, खासकर उस बीच में बहुत ज्यादा लैक हो जाता है, बहुत ज्यादा बैकलॉग लग जाती है और उसकी प्रैक्टिस भी छूट जाती है उसका सब्जेक्ट से। फिर बहुत ज्यादा जो बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है वो 89 88 तक रुक जाता है, ये फैक्ट है। वो 1.5 मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस टाइम पे आपके प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स बोर्ड प्रैक्टिकल्स चल रहे होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अगर हम बात करें इस टाइम में जो आप रहा बोर्ड आपके हुए, फिर मतलब आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स आपके हो गए, उसके बाद बोर्ड आता है, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में बोर्ड में जाता है 10 to 15 डेज का इतना ही गैप हो पाता है बस। उस टाइम पे फिर आपने बोर्ड के टाइम पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? बोर्ड के टाइम पर स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं पीवाईक्यूज लगाऊं। पीवाईक्यूज आपने लगाए ज्यादा से हाँ, ज्यादा? मैंने ज्यादातर पीवाईक्यूज ही लगाए, क्योंकि उस टाइम तक सिलेबस तो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। हम्म। पर बस यही था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊं तो एक बार आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बोर्ड में काइंड ऑफ एक ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। तो थोड़ा मैंने उस टाइम पर वही क्वेश्चंस क्वेश्चन लगाए। आपने, अच्छा ठीक है। अच्छा, जब जैसे ऐसे कि आज आपका फिजिक्स का है, उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट का पेपर है, उस ड्यूरेशन में भी सिर्फ आपने पीवाईक्यू लगाए या सैंपल पेपर्स भी आपने करे, या क्या क्या आपने किया? जो बीच वाली छुट्टियां थी उसमें मैंने सैंपल पेपर्स करे। सैंपल पेपर्स आपने सैंपल करे। पेपर्स करे, और वो भी मैंने ट्राई करा कि दिन के मैं 3 लगा लूं, हम्म। ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जितने मैं लगा सकूं उतना ज्यादा उतने। बेनिफिट आपको रहे। हाँ। अच्छा, तो आपने इसी आप तरीके से आप चले और आपने काफी अच्छा भी स्कोर इन्होंने किया, 94+ इन्होंने 94% इन्होंने क्लास 12th में बच्चे अपने स्कोर भी किए। अच्छा, अब सिर्फ अगर हम बात कर लें थोड़ी सी कि आईएमएस आपने किस क्लास में ज्वाइन किया? आईएमएस मैंने 12th क्लास में ज्वाइन करा। तो आपको सजेस्ट करा गया था या आपने सुना था नाम, या आपके फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ते थे उन्होंने आपको बताया? मेरा फ्रेंड यहाँ पर पढ़ता था हम्म। और उसने कहा कि सागर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को मेरे को जनरली पता नहीं था कि मैथ्स का ट्यूशन मैं कहाँ लगाऊं। मैंने हाँ, कई जगह ट्राई करा पर मेरे को सही नहीं लग रहा था। हम्म। तो फिर उसने कहा कि यहाँ पर एक बार ट्राई कर, तो मेरे को यहाँ ठीक लगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने क्लास 12th में अपने यहाँ पे ज्वाइन किया, क्या क्या चीज आपको लगा कि भाई सब सही चल रहा है, मेरा सब्जेक्ट भी सही चल रहा है, मेरे स्कूल के साथ भी चल रहा है और मेरे टेस्ट भी टाइम पे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या ये सब चीजें आपको बिल्कुल सही लगी? इसमें कोई दिक्कत आपको आई हो कभी? नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ क्लास के साथ ही चल रहा था, हम्म। क्वेश्चन भी ज्यादा प्रैक्टिस हो रहे थे। हम्म। तो मतलब मैं तो कहूँगी ठीक ही था। ठीक है। बस टाइम का मेरे को थोड़ा लगता था। कि टाइम ज्यादा हो जाता था? हाँ,
वो हो जाता है, देखो ना क्लास कम से कम कभी कभी 1 से 1.5 घंटे हो जाती है क्लास, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या एक्स्ट्रा क्लास ज्यादा होती तो ये ज्यादा लगता था। नहीं एक्स्ट्रा क्लास नहीं, मतलब नॉर्मल क्लास में टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता था। देखो वो बस हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक पूरा हाँ नहीं हुआ, वो हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ी सी इसमें, जैसे आपने यहाँ पर ज्वाइन किया और उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक सक्सेस टेस्ट सीरीज होती है, उस सक्सेस टेस्ट सीरीज से आपको कितना बेनिफिट मिला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए? सक्सेस टेस्ट सीरीज में एक तो बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से होता है, हम्म। तो उस टाइम मतलब टेस्ट जब दिया तो ये हो गया कि मतलब जो नर्वसनेस होती है पेपर के टाइम पर, और मतलब जो भी घबराहट होती है वो थोड़ी कब? निकल गई, हम्म। क्योंकि उसी तरह से हुई चीजें, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गई मैं बोर्ड के टाइम पर। ओके। और क्या जो भी आपके क्वेश्चन जैसे आपको सक्सेस टेस्ट सीरीज में देखने को मिले, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिले थे, या कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे, कुछ सेम थे, कैसे रहा आपका सक्सेस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चंस? दोनों के क्वेश्चंस काइंड ऑफ सिमिलर थे, मतलब हम्म। डेटा तो डिफरेंट हो ही सकता है, हम्म। बट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही क्वेश्चन। थे। तो बच्चे देख लिया आपने कि कैसे इन्होंने किस सब्जेक्ट में कितना स्ट्रगल किया, ये आपने अच्छे से जान लिया, कैसे कैसे उन्होंने मेहनत करी है। तो अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है अपने सब्जेक्ट को समझने में, जितना हमसे हो सकता है हम आपके साथ जुड़े रहेंगे बच्चे, आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू बच्चे, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।